हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, सत्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करें अनुस्मारक पत्र के बारे में, जो कि अनुस्मारक पत्र राजस्थान में आरएएस मेंस परीक्षा की सिलेबस में है और इस तरह के जो 10 पत्र हैं, उसमें से एक पत्र का नाम है अनुस्मारक पत्र और आज हम लोग अनुस्मारक पत्र के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा का स्तर इस तरह से रहेगा कि हम सबसे पहले तो बात करेंगे अनुस्मारक पत्र आखिर है क्या? अनुस्मारक पत्र की जरूरत क्यों पड़ी और अनुस्मारक पत्र लिखने की उपयोगिता क्या है और अनुस्मारक पत्र हमारे प्रशासन के लिए कितना जरूरी है, इस पे भी हम लोग बात कर सकते हैं और अनुस्मारक पत्र की विषय वस्तु है वो कैसी होती है, उस कलेवर कैसा होता है, विषय वस्तु कैसी होती है, उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं और आखिर में हम जाते जाते हम इसका एक फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद में एक या दो जो मॉडल अभी सरकार के द्वारा अनुस्मारक पत्र कभी न कभी भेजे गए होंगे, जो ऑनलाइन पड़े, उनको अपन देख लेंगे, ताकि हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। हमें फिर से उसके बाद में कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। उसके बाद भी आप जो जहाँ-जहाँ अनुस्मारक पत्र दिखे आपको, उनको खोलें। उनको आप देखें कि अनुस्मारक पत्र में पत्र में जो विषय वस्तु कैसी है, वो तो बहुत सारे पत्र पढ़ने से होगी। इवन आपको प्रत्येक पत्र जो है, उसके कम से कम 5, 7, 10 फॉर्मेट जितने हो सके, उतने फॉर्मेट पढ़ने चाहिए। ठीक है? लिखो भले 1-2 पर पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ोगे तो आपकी जो भाषा का स्तर है, वो सुधरेगा और कार्यालयों की जो भाषा है, वो बिल्कुल एकदम एकदम से परिशुद्ध होती है। तो परिशुद्ध भाषा का प्रयोग करना वहाँ से आप सीख लोगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अनुस्मारक पत्र के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, अनुस्मारक पत्र के बारे में बात करें, उससे पहले ये बात करें कि अनुस्मारक पत्र आखिर होता क्या है? तो अनुस्मारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर या अनुस्मारक। स्मारक मतलब याद करना, स्मृति में देना। किसको याद देना? कि आपको कार्यालय के लिए एक पत्र भेजा गया था, उस पत्र का आपने जवाब नहीं दिया, ठीक है? उसका वापस आपको स्मरण दिया जा रहा है कि ये काम बचा हुआ था, आपको करना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम मान लो किसी मित्र को कोई काम बोल देते हैं, मित्र वो काम नहीं करता है, तो फिर से उसको मैसेज करते हैं भाई कि आप ये काम समय पे कर दीजिए। तो उसी तरह से अनुस्मारक पत्र की जो नेचर है, वो सेम उसी तरह से होता है जिस तरह से हम अपने मित्र को इस तरह की बातें कहते हैं कि भाई आपको काम के लिए पहले ही भी बोला गया था पर आपने वो काम नहीं किया और इसका भी उल्लेख करना है कि पहले आपको बोला जा चुका है, तब आपने नहीं किया, अब हम फिर से लिख रहे हैं। क्या अनुस्मारक पत्र खूब सारे लिखे जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। एक बार जवाब नहीं मिले, तो दूसरी बार लिखो, दूसरी बार नहीं जवाब मिला, तीसरी बार लिखो। जब तक जब तक आप सफल नहीं हो, तब तक मेहनत करते रहना है। उसी तरह अनुस्मारक पत्र का भी ऐसी कोई विशेष सीमा नहीं है, 1, 2, 3 भेजे जा सकते हैं। तो पहले तो हम ये बात करें कि अनुस्मारक पत्र आखिर क्या होता है? तो इसका सिंपल भाषा में ये सरल भाषा में ये हो सकता है कि इसके लिए हम एक बार पेन चेंज करते हैं, ठीक है? तो 2 यानी कि कोई विभाग है, विभाग के स्तर ले लो या कोई कार्यालय है, ठीक है? एक कार्यालय है क्या या कोई एक विभाग है, उससे किसी और कार्यालय, किसी और विभाग अथवा कार्यालय के स्तर पे ये भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? पहले एक पत्र भेजा गया था, उसका आपने जवाब टाइम पे नहीं दिया, तो आपको अनुस्मारक पत्र मिलेगा कि आप जवाब दो। तो अनुस्मारक पत्र इन दोनों विभागों के बीच में जो एक तो पहले पत्र भेजा जा चुका था, ठीक है? तो पत्र का जवाब नहीं मिला, फिर क्या भेज देते हैं? अनुस्मारक। पहले कोई नॉर्मल सा पत्र भेजा गया या कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, इस तरह से उनका जवाब नहीं मिला, फिर अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। और अनुस्मारक पत्र में क्या विषय का उल्लेख करना जरूरी है? बिल्कुल, विषय के बिना अनुस्मारक पत्र अधूरा रह जाएगा। विषय का आपको उल्लेख करना पड़ेगा, क्योंकि विषय जो कोई काम आप करवाना चाह रहे हो, मान लो आप अपने मित्र से कोई अनुस्मारक या कोई चीज याद दिलाना चाह रही हो, तो विषय तो बताओ कि इस संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। उसी तरह अनुस्मारक पत्र में भी विषय दिलाना, याद दिलाना पड़ेगा।
इसके अलावा जो विषय आपको है वो प्रश्न पत्र में लिखा हुआ मिलेगा, तो उसकी तो ज्यादा चिंता है नहीं। फिर इसमें संदर्भ भी लिखना पड़ेगा, विषय के साथ में अर्धशासकीय में दोनों ही नहीं लिखने पड़ते थे। तो संदर्भ और विषय दोनों ही लिखने पड़ेंगे। और संदर्भ और विषय का लिखना इसलिए भी जरूरी है कि जो संदर्भ में ये है ना कि आपने पूर्व में कोई पत्र भेजा था, तो पूर्व पत्र का उल्लेख करना है, और साथ में क्या है कि उस समय की जो डेट थी, दिनांक थी, उसका भी उल्लेख करना है। तो पहले जो पत्र भेजा गया था उसकी दिनांक और पूर्व पत्र का उल्लेख करना कि हमको हमने आपके कार्यालय के लिए एक पत्र भेजा था पहले उस पत्र को अभी मतलब महीना भर टाइम हो गया, आपने जवाब नहीं दिया, उस पत्र की संख्या ये है, आप ये पत्र संख्या सहित जो इसको क्या है कि संदर्भ में लिख सकते हो कि ये पत्र आपको भेजा गया था, पर आपने सही समय पे उसका जवाब नहीं दिया, अब तो आपको जवाब देना है। और इसमें भी जो संदर्भ है वो लिखना अति आवश्यक है। संदर्भ लिखना क्या है, अति आवश्यक है। संदर्भ तो लिखना पड़ेगा। संदर्भ में इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बात या अनुस्मारक पत्र की बात करें, तो पहले जो पत्र दिया था उसका याद दिलाना या उसका अनुस्मारक कराना जरूरी हो जाता है। फिर हम आगे की बात करें तो इसमें कोई इसमें क्या है कि इसमें कोई विभाग पत्र भेजा था जिसमें कोई सूचना मांगी गई थी या कोई कार्यवाही के लिए कहा गया था, पर उसका जवाब नहीं मिला, और जवाब नहीं मिला तो फिर से अनुस्मारक पत्र भेज दिया गया। और अनुस्मारक पत्र में क्या है कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दो, इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो शब्द है ये कार्य को फिर से जल्दी करने के लिए होता है। ठीक है। अच्छा, अनुस्मारक पत्र का उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य ये होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका जो उद्देश्य के बारे में हम लोग बात करें तो उसका उद्देश्य बड़ा ही आसान होता है। इसका उद्देश्य होता है कि काम में शीघ्रता हो। ठीक है। अनावश्यक देरी को रोकना। तो इसका उद्देश्य होता है कि अनावश्यक काम में देरी हो रही है, और इसको हम लोग गति अवरोध का कह सकते हैं, डेडलॉक कह सकते हैं। तो गति अवरोध है, अनावश्यक देरी है, इसको बोलते हैं डेडलॉक। गति अवरोध अच्छा शब्द है। गति अवरोध यानी कि डेडलॉक है, उस स्थिति को रोकने के लिए हम अनुस्मारक पत्र भेजते हैं। तो अनुस्मारक पत्र की इस तरह से उपयोगिता के ऊपर बात कर सकते हैं। पर हम इसकी उपयोगिता के ऊपर बात करें तो अनुस्मारक पत्र आखिर एक विभाग से दूसरे विभाग की ओर भेजा जाता है, समय पे जवाब नहीं दिया जाता है तो फिर से भेजा जाता है। तो उसका मतलब पहली उपयोगिता यही है कि अनावश्यक देरी को रोकेंगे, और कार्य कोई भी काम है उसके प्रति जवाबदेही निश्चित होगी कि एक बार आपने जवाब नहीं दिया तो अब की अगली बार तो देना पड़ेगा, अगली बार नहीं तो उसकी अगली बार। तो अनुस्मारक पत्र कई बार भेजे जा सकते हैं। तो अनुस्मारक पत्र है उनको कहीं बार भेजा जा सकता है। तो इसको कई बार भेजा जा सकता है। तो अनुस्मारक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो इस तरह से कहीं भी खूब सारे पत्र इस तरह के भेजे जा सकते हैं, अनुस्मारक पत्र। ठीक है। तो ये सारी चीजें अनुस्मारक पत्रों के बारे में है। और हाँ, तो इसमें क्या है कि अनुस्मारक पत्र में प्रतिलिपि की ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो प्रतिलिपि लिखना कोई जरूरी तो है नहीं, है ना, पर आपकी इच्छा हो तो एक दो प्रतिलिपि लिख भी सकते हो, पर ज्यादा प्रतिलिपियां लिखने की यहाँ पे स्थिति नहीं है। तो प्रतिलिपि अगर नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो प्रतिलिपि का यहाँ पे विशेष उल्लेख करना कोई जरूरी नहीं है। पर प्रतिलिपि अब अगर आपको देनी है तो एक तो खुद के पास रख लो, और एक जो संबंधित विभाग है उसको दे दो, जिस विभाग से आप काम करवाने चाह रहे हो उनसे। ठीक है। और एक खुद के पास रख लो, रक्षित पत्रावली और उसके पास में। तो ज्यादा प्रतिलिपियों की जरूरत नहीं है, कम नॉर्मल सी एक दो प्रतिलिपि है तो वो आप लिख सकते हो। और अब हम लोग बात करेंगे अनुस्मारक पत्र के फॉर्मेट के ऊपर। जो फॉर्मेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको मेंस RAS मेंस में
या जो RGS का जो पेपर होता है उसमें इस तरह से आपको अनुस्मारक पत्र के लिए फॉर्मेट मिलता है। ठीक है, और हम लोग ब्लैक पेन से इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे सरकार का नाम जो बीचों बीच में हो, जो बीचों बीच यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ पे राजस्थान, तो राजस्थान सरकार का नाम, ठीक है, सबसे बीच में बड़े अक्षरों में लिखना है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखना है, जो दूसरा इसका जो क्रम होगा, जो इस राजस्थान सरकार से थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करना, बाकी लिखना है इसके जितना ही। तो कार्यालय का नाम व स्थान, तो इस स्थिति में आपको कार्यालय का नाम लिखना है और स्थान लिखना है, जो कि हर पत्र में ऐसा ही होता है, तो यहाँ पे ज्यादा सोचने वाली स्थिति है नहीं। ठीक है, फिर जो तीसरे जो लाइन है, तो इसमें एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना है पत्र क्रमांक, तो पत्र क्रमांक के लिए इस तरह से जगह छोड़ देते हैं। फिर पत्र क्रमांक के ठीक सामने यहाँ पे दिनांक लिखनी, क्या लिखनी, दिनांक, जो तिथि है उसका उल्लेख करना है। और दिनांक का जो फॉर्मेट आपको पता है, जैसे 27 जनवरी और फिर कॉमा लगा के 2026, तो उस तरह से आप लिख सकते हो। पत्र क्रमांक लिखने का फॉर्मेट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, पर जब हम लोग जो फॉर्मेट राइटिंग के बाद में जो मूल पत्र लिखेंगे तब इसके बारे में और बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक की स्थिति निश्चित रूप से क्लियर होगी। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बड़े ही शब्दों में आपको क्या लिखना है, अनुस्मारक, इनके जस्ट नीचे लिखना अनु स्मारक, तो यहाँ से अनुस्मारक आप लिख सकते हो। तो अनुस्मारक लिखने के बाद में जिसको आप, ये तो आपका खुद का प्रेषक का कार्यालय तो हो गया, कार्यालय का नाम और स्थान। अब आप प्रेषिती के कार्यालय, प्रेषिती का पद और कार्यालय का नाम, तो यहाँ पे आपको प्रेषिती, देखो प्रेषक है और प्रेषिती दोनों का यहाँ पे उल्लेख हो गया। तो प्रेषिती, अच्छा यहाँ पे हमने प्रेषिती गलत लिखा है, इसको फिर से क्लियर करके देखते हैं। तो ये जो प्रेषिती है लिखा हुआ है ये गलत है, इसको आप इस तरह से ना लिखिएगा, जिस तरह से हमने लिखा है आपको इस तरह से लिखना है प्रेषिती। तो प्रेषिती का पद और कार्यालय का नाम यहाँ पे उल्लेखित करना है। और उसके बाद में क्या करना है, आपको थोड़ा सा ऊपर जाओ और लिखना है, फिर लिखना है विषय और संदर्भ, विषय का उल्लेख करना है। विषय तो आपको जो प्रश्न पत्र है उसमें लिखा हुआ ही मिलता है, तो इस तरह से आप विषय का उल्लेख कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, अगले वाले में लिखना है संदर्भ। संदर्भ के बारे में 1-2 मिनट बात कर लेते हैं। जो उसमें संदर्भ है वो संदर्भ लिखना है, अनुस्मारक में संदर्भ लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि संदर्भ है वो आपको ये बताएगा कि पत्र, पुराना जो पत्र भेजा है उसका पत्र क्रमांक बताएगा और दिनांक बताएगा कि ये संदर्भ है, हमने पहले भी आपको पत्र भेजा था, पर आप है कि पत्र का जवाब भी नहीं देते। तो संदर्भ में आपको उस बारे में लिखना है कि जो हमने पहले पत्र भेजा था उसका क्रमांक और उसकी दिनांक, तो लिखना जरूरी है यहाँ पे संदर्भ में। और संदर्भ जो है वो सामने वाले को, जिसको पत्र भेजा जा रहा है, उसे ये भी याद दिलाएगा कि जो हमने पत्र का वापस रिप्लाई देने में, यानी कि जवाब देने में हमने तो कमी रखी है, टाइम पे जवाब नहीं दिया, इस बार तो जवाब देना पड़ेगा वरना नोटिस भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ विषय और संदर्भ, फिर आप आगे क्या करना है कि फिर आपको जो यहाँ से स्टार्ट कर देना है महोदय, महोदय से यहाँ से आपको पत्र लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, महोदय के बाद में आपको क्या करना है कि 1-2 लाइनें हैं जो कि फिक्स है, उन लाइनों का प्रयोग किया जा सकता है। वो इस तरह से यहाँ से शुरू करो, उपयुक्त
उपयुक्त मतलब ऊपर दिए हुए। संदर्भ, जो संदर्भ के बारे में बात की जा रही, उपयुक्त संदर्भ का ज्यादा उल्लेख करना अनुस्मारक में जरूरी हो जाएगा। उपयुक्त संदर्भ के अंतर्गत जो ऊपर संदर्भ दिया है उसके बारे में बात की जा रही कि उपयुक्त संदर्भ के अंतर्गत लेख है, ठीक है। तो लेख है, फिर आपको क्या है कि हमने ये सूचना अथवा ये जानकारी आपसे चाहिए है, जिसका आपने समय पे पहले एक पत्र भेजा जा चुका है, उसमें आपने जवाब नहीं दिया, उस पत्र का आप जवाब दीजिए। ये शिकायती पत्र की नेचर का होता है, 4-5 लाइनों में इसका उत्तर इस तरह से आपको लिखना है। इस तरह से आपको इसके बारे में लिखना है कि उपयुक्त संदर्भ के अंतर्गत लेख है कि हमने आपके कार्यालय से पत्र संख्या और दिनांक के साथ में अंकित करना है कि हमने ये सूचना चाहिए थी, पर आपने उसका जवाब नहीं दिया और जवाब की देरी के कारण संबंधित कोई मान लो योजना का उल्लेख है, तो उस योजना से संबंधित लाभार्थियों की पहचान समय पे नहीं हो पा रही है। मान लो जनगणना से संबंधित है, तो जनगणना के डेटा प्रकाशित नहीं होने के कारण जो मतलब आगे जो सेंसस का कार्य में गति अवरोध या रुकावट आ गई, उसके लिए मान लो कोई चिकित्सालय के संदर्भ में कि मान लो कोई वो भेजना था, ये दवाइयाँ भेज रही थी, दवाइयाँ टाइम पे नहीं आई, तो फिर जो मरीजों की स्थिति के बारे में उल्लेख किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे उल्लेख की जा सकती है, जो कलेवर या विषय वस्तु के रूप में हो सकती है। जो कि क्या है, जो कि कलेवर या विषय वस्तु, कलेवर किसको बोलते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है या विषय वस्तु, उसको कलेवर कहा जाता है। तो कलेवर और विषय वस्तु की यहाँ पे इतनी बात हुई है। फिर क्या है कि आप इसमें ना थोड़ा काम को क्या है कि ढिलाई नहीं देनी है, काम को क्या करना है, ढिलाई नहीं देनी है। तो आप इसमें इस बात का भी उल्लेख करें, किस बात का, कि ये जो है इसमें आप इस बात का भी उल्लेख करें कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। तो यहाँ पे क्या है, इस कार्य को सर्वोच्च मतलब सबसे बढ़ के प्राथमिकता दे, कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। अगर आप इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दोगे तो फिर काम बनेगा। और संलग्न आप लिखना चाहो, संलग्न में तो ये लिख लो उपयुक्त, उपयुक्त अनुसार, उपयुक्त ऊपरी उक्त के अनुसार, ऊपरी मतलब ऊपर के, उक्त जो कहा गया है उसके अनुसार, ये इस तरह से आप संलग्न शामिल कर सकते हो। उसके बाद में जो प्रेषक है उसके क्या करने हैं, उसके हस्ताक्षर और नाम और पदनाम। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रेषक है, प्रेषक के हस्ताक्षर ये लो, क ख ग हस्ताक्षर हो गए। फिर इसका नाम है क ख और ग, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। फिर क्या लिखना है, पद नाम भी लिखना है इसमें, जो पद का नाम है, यानी कि पद नाम लिखना है। तो पद नाम आपने इस तरह से लिख दिया होगा। फिर क्या करना है कि पत्र क्रमांक और दिनांक का फिर से उल्लेख करना है। तो यहाँ से जो पत्र क्रमांक है वो, और फिर इधर दिनांक, इसका फिर से उल्लेख करना है, ठीक है। तो पत्र क्रमांक और दिनांक का उल्लेख करने के बाद में और फिर प्रतिलिपि भेजनी है। फिर क्या भेजनी है, पत्र क्रमांक के बाद में प्रतिलिपि। प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी। जो प्रतिलिपि भेजी जाती है उसका प्रयोजन दो चीजें होती है, एक तो इंफॉर्मेशन देने के लिए और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए। आप इसके ऊपर एक्शन लो और इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है। तो प्रतिलिपि सूचनार्थ है उन आवश्यक कार्यवाही हेतु। तो ये जो प्रतिलिपि भेजी जा रही है, एक तो सूचना देने के लिए
और एक आवश्यक कार्यवाही हेतु। ठीक है, और फिर क्या करना है कि इसमें जो एक प्रतिलिपि है, तो प्रतिलिपि नंबर 1 और प्रतिलिपि नंबर 2। जो प्रतिलिपि नंबर 1 है वो तो क्या करनी कि जिसको आप भेज रहे हो, उस जिस कार्यालय के लिए आप जो अनुस्मारक पत्र प्रेषित कर रहे हो उसके लिए लिख लो। और दूसरी पत्रावली एक जो पत्र है इस तरह का, जो अनुस्मारक पत्र का भी जो विवरण है वो रक्षित पत्रावली के अंतर्गत रखा जा सकता है। कि खुद के पास भी इस तरह सा एक पत्र आपके पास होना चाहिए, ताकि आपके पास में इस बात की जानकारी रहे कि आपने उनको याद दिलाया था, वो खुद ही भूल गए थे। ठीक है, तो ये सब होने के बाद में फिर से क्या है, हस्ताक्षर और वो सारा यहाँ पे खेल फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सेम का सेम, कि यहाँ पे क, ख और ग, और हस्ताक्षर ये हो गया, नाम हस्ताक्षर हो गया, फिर ये क, ख और ग। ठीक है, तो ये नाम हो गया, नाम और हस्ताक्षर यहाँ पे हो गए। और उसके बाद में पद का नाम भी उल्लेखित कर दो। ठीक है, फिर पद का नाम फिर से उल्लेखित कर दो, यहाँ पे दिनांक और उसकी जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें यहाँ पे मायने रखती हैं, ये सब चीजें यहाँ पे मायने रखती हैं। तो ये हुआ आपने अनुस्मारक पत्र का फॉर्मेट राइटिंग। तो इस तरह की फॉर्मेट राइटिंग हमने अनुस्मारक पत्र में करनी है, और आपको इस तरह से साफ दिख रहा होगा अनुस्मारक पत्र की फॉर्मेट राइटिंग ये है। बड़ा ही हमारे आरएएस मेंस की दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसके प्रत्येक बिंदु के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। और अब हम लोग चाहेंगे कि इसके ऊपर हम जो एग्जाम में पूछे गए उस दृष्टिकोण से भी एक दो पत्र डिस्कस कर लेते हैं, ताकि विषय वस्तु के बारे में भी हमें, जो यहाँ पे हमने खाली लाइनें छोड़ी है ना, इसके बारे में भी उल्लेख हो सके, इसके बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम आगे इससे पहले हम एक बार फिर से रिकेप करते हैं, पुनर्विचार करते हैं कि हमने यहाँ तक क्या काम किया है। सबसे पहले सरकार का नाम लिखा है, सबसे पहले सरकार का नाम लिखा है, उसके बाद कार्यालय का नाम व स्थान लिखा है, और उसके बाद में हमने पत्र क्रमांक लिखा है, और पत्र क्रमांक के दूसरी साइड हमने दिनांक लिखा है। फिर अनुस्मारक को जो बड़े शब्दों में लिखा है, उसके बाद प्रेषित जिसको भेजा जा रहा है उसके नाम और उसके जो कार्यालय का नाम, ठीक है, उसका जो पद और नाम, और फिर लिखना है विषय लिखा है, और विषय के साथ में संदर्भ भी लिखना है। और संदर्भ लिखना है इसके लिए इतना जरूरी है, एक बहुत ज्यादा जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है। तो संदर्भ तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, बिना संदर्भ जो आपके अनुस्मारक है वो अधूरा है, क्योंकि अनुस्मारक में स्मरण भी पुराने पत्र का देने का नाम आ रहा है, तो जो संदर्भ तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में महोदय लिख के उपयुक्त संदर्भ के अंतर्गत लेख है, और लेख के बाद में जो विषय वस्तु है यानी पुराने पत्र का हवाला देना है कि आपसे ये सूचना चाहिए गई थी पर आपने ये समय पे नहीं भेजी। और उसके बाद में इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और संलग्न है उपयुक्त अनुसार है। और फिर क ख ग, और ये जो नाम है पदनाम है और दिनांक है, और दिनांक के इस साइड आपके पत्र क्रमांक है। प्रतिलिपि भेजनी है सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए, एक प्रतिलिपि तो उस विभाग को भेज दो जिस विभाग के लिए आप भेज रहे हो, और दूसरा खुद के पास रख लो रक्षित पत्रावली के तौर पे। फिर हस्ताक्षर करने, नाम लिखना है, पदनाम लिखना है, इसके साथ में जो हमारा अनुस्मारक का फॉर्मेट यहाँ तक पूरा होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बिल्कुल ही, और हम आगे का इसके ऊपर बात करते हैं। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे पत्र के बारे में, और पत्र में एक हमने विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किया है और इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और ये हमारे लिए आवश्यक भी है कि हम उसी पत्र का उल्लेख करें जो सरकार की वेबसाइट पे डाला हुआ है और सरकारी कार्यालयों के लिए उपयुक्त है, जो सरकारी कार्यालय के लिए सही है, उसी फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पे स्मरण पत्र लिखा जा सकता है। तो ये यहाँ स्मरण पत्र से स्मरण पत्र या अनुस्मारक दोनों ही शब्द एक समान है, तो यहाँ पे स्मरण पत्र की तरह यहाँ पे लिखा जाता है। फिर यहाँ पे सरकार का नाम है और विभाग का नाम है। विभाग के नाम है निर्देशालय, जो निर्देशालय होता है, एक होता है सचिवालय जो राज्य स्तर पे जो
गवर्निंग बॉडी होती है और एक होता है निदेशालय, जहाँ पे जो जो लोग ज्यादा विशेषज्ञ लोग होते हैं उस तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। कोष व लेखा राजस्थान जयपुर, तो ये पूरा उल्लेख है इनके पते के बारे में कि ट्रेजरी और जो अकाउंट सर्विस के बारे में ये यहाँ पे उल्लेखित करता है। ठीक है, फिर एक इन्होंने पत्र भेजा है, जो अभी पत्र भेजा जा रहा है उस पत्र का क्रमांक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पत्र के बारे में हम लोग बात करें, क्रमांक है, क्रमांक ये लिखा हुआ है। फिर है फाइल संख्या, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि आपको आसानी से दिख जाए, आप अपनी जो मोबाइल में क्लैरिटी है उसको भी बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से जो स्मरण पत्र है राजस्थान सरकार का नाम है, और फिर है क्रमांक, क्रमांक फाइल नंबर 4E है। ठीक है, डीपीसी, डीपीसी जो ये क्या है कि ये पत्र किसके बारे में, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमिटी के बारे में। ठीक है, तो डीपीसी का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, डी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी, जिसके बारे में एक बार फिर से नीचे उल्लेख आ जाएगा। ठीक है, 2013 का पत्र है, 2013-14 का है, तो इस तरह से लिख सकते हो, और 2014-20 की जगह लिखा जा सकता है। अल से ये इनकी उल्लेख है, उस समय उस जो एक विभाग की जो ये लेखा सेवा से संबंधित, और ये है क्रमांक, क्रमांक क्या है 6406 है, 6406 है। इसका मतलब इससे जो पहले पत्र भेजा गया ना, संदर्भ में होगा ना, वो पत्र इससे पहले का होगा, यानी कि 6000 से पहले का होगा, तो इसका। और यहाँ पे दिनांक है ये 17/5 और 2013, पर आपको यहाँ लिखना है 17 मई 2013। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, और फिर है संबंधित कनिष्ठ लेखाकार। ठीक है, यहाँ लिखा, और हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे थे, तो अनुस्मारक लिख रहे थे। स्मरण पत्र यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, वरना यहाँ पे लिखा जा सकता था अनुस्मारक। ठीक है, फिर विषय और संदर्भ के बारे में उल्लेख करने की हमने बात की थी, तो ये विषय और संदर्भ के बारे में। विषय क्या है कि बैच 1988 मेरिट संख्या 188 के बैच वर्ष 1992 तक के कनिष्ठ लेखाकार, मतलब छोटा ये पद है, कनिष्ठ लेखाकार के बच्चों की सूचना प्रेषित करने के क्रम में। तो इसमें इसका जैसे कि उल्लेख है वो इस तरह से है कि इनके जो बच्चों के बारे में सूचना मांगी जा रही है कि कनिष्ठ लेखा अधिकारी है, लेखा कर्मचारी है, उनका प्रमोशन हो रहा है, वो कनिष्ठ से कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार की पोस्ट पे जा रहे हैं, इनकी जो प्रमोशन हो रही है, और प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बैठी है, उसका हमने पत्र में भी उल्लेख कर दिया, आगे और आ जाएगा, तो उसके बारे में। संदर्भ क्या है कि बच्चों के बारे में, मतलब मैं इसके बारे में थोड़ा सा विषय वस्तु बताऊं, तो इसमें ये कहा गया है कि भाई जो कनिष्ठ लेखा अधिकारी है उससे वरिष्ठ लेखा अधिकारी बनना है, तो उसके बीच में क्या है कि जो अधिकारी हैं, जो कनिष्ठ वाले हैं, उनको अपने बच्चों की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि राजस्थान सरकार के नियम अनुसार बच्चे दो ही अच्छे, दो से अधिक बच्चे हैं तो उसकी जो प्रमोशन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इवन प्रमोशन होता भी नहीं है। ठीक है, तो उसके 2001 के आसपास के बाद से जो बच्चों की संख्या निर्धारित की, उनसे ज्यादा बच्चे होंगे तब प्रमोशन में दिक्कत आएगी। इसलिए अक्सर हम लोग गांव में देखते हैं कुछ जो अधिकारी या मास्टर इस तरह से लोग होते हैं, वो अपने जो बच्चे अगर दो से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा जो बच्चे होते हैं अपने भाई के मतलब उसमें दिलवा देते कि ये मेरे भाई का बच्चा है, तो इस तरह से भी किया जाता है, जो सामान्य भ्रष्टाचार का प्रकार है। ठीक है, फिर संदर्भ में देखें तो विभाग का पत्र क्रमांक जो है पुराना पत्र क्रमांक, ये जो नया पत्र क्रमांक है इससे पुराना है। ये फाइल नंबर तब भी एक ही चल रही है, फाइल नंबर 4 ही चल रही है, डीपीसी वही है। ठीक है, 2013-14 वही चल रहा है, अल से 3 भी चल रहा है, यहाँ पे है 2777 और वो है 6000 के आसपास का। तो यहाँ पे देखो कितना गैप आ रहा है, बहुत गैप आ रहा है। यहाँ पे डेट देखो 17 मई 2013 है, और यहाँ पे है 6 मई 2013। तो इतने दिनों के बीच खूब सारे इसने पत्र भेजे, यानी कि ये जो लेखा सेवा है, तो लेखा सेवा बहुत अच्छा काम कर रही है, दिन भर कुछ न कुछ करती रही है। तो इतने सारे पत्र इन्होंने भेज दिए कि मतलब कितने दिन हो गए कि 17 से लेके आप समझ लो ये ओरिजिनल पत्र है, यानी कि 10 दिन में इन्होंने खूब सारे पत्र भेजे, हजारों में पत्र भेजे हैं। ठीक है,
फिर आपको क्या देना है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उपयुक्त विषय एवं संदर्भ अंतर्गत। ठीक है, लेख है। लेख किस तरह से कि कनिष्ठ लेखाकार जो है से लेखाकार पद में विभागीय पदोन्नति कमेटी यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की जो बैठक बैठक क्या हो रही है, शीघ्र होने जा रही है कि भाई बैठक होगी, बैठक से पहले आप अपने बच्चों की जानकारी दे दो। अगर जानकारी नहीं दी तो फिर चेतावनी भी है कि आपका प्रमोशन रुक जाएगा, तो आपका प्रमोशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये भी बात यहाँ पे देखने को मिलेगी कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र होने जा रही है, तो शीघ्र हो रही है। और संदर्भित पत्र द्वारा, तो ये जो पहले जो संदर्भ में दिया गया ना, उस पत्र के द्वारा आपसे कुछ जानकारी चाहिए गई थी, वो जानकारी आपने दी ही नहीं थी, द्वारा मेरिट संख्या 100 और 88 से बैच 1992, अभी 1992 बैच के है ना कनिष्ठ, जो उनसे ही मांगी जा रही है कि सभी कनिष्ठ लेखाकार, और उस समय से पहले या उस समय के जो कनिष्ठ लेखाकार है उन सभी के बारे में जानकारी में चाहिए गई। किंतु एसटी एससी को उसमें क्या बोलता है, रिजर्वेशन। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 1992 ये बैच नया है और ये बैच थोड़ा पुराना है। तो एसटी एससी वाले हैं उनको प्रमोशन में थोड़ा वरीयता देनी है, तो ऐसा हमारा संविधान में उल्लेखित है, ऐसा हमारे संविधान में उनके लिए विशेष उपलब्धियां दी गई है। बैच तक के सभी कनिष्ठ लेखाकारों की बच्चों की सूचना चाहिए गई थी। क्या चाहिए गई थी, बच्चों की सूचना चाहिए गई थी। तो चाहिए गई थी तो आपने जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया तो हम फिर से पत्र लिख रहे हैं, हम अनुस्मारक पत्र फिर से लिख रहे हैं। अनुस्मारक आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप अपना कर्तव्य भूल गए हो, आपको फिर से याद दिलाया जा रहा है। कुछ कनिष्ठ लेखाकार, जो कनिष्ठ लेखाकार, कुछ जूनियर जो अकाउंटेंट है, उन्होंने जो है चाहिए गई सूचना अभी तक प्रेषित नहीं की, अभी तक उन्होंने भेजी नहीं है। तो भेजी नहीं है तो अब भेजो। अतः जिन कनिष्ठ लेखाकारों ने बच्चों की सूचना अभी तक प्रेषित नहीं की है, संलग्न निर्धारित प्रपत्र, तो इसके नीचे एक प्रपत्र भी दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि अपन को संलग्न प्रपत्र नहीं लिखना है क्योंकि अपन प्रपत्र बनाने में बहुत दिक्कत आती है, तो प्रपत्र का यहाँ पे उल्लेख अपन तो जो पेपर लिखेंगे उसमें तो इसका नहीं देखेंगे। ठीक है, जिसका मैं फोटो नीचे बता भी दूंगा कि जो प्रारूप है, प्रारूप इस तरह से होगा कि बच्चे कनिष्ठ अधिकारी का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, कितने बच्चे हैं, बच्चों की उम्र क्या है, बच्चे कौन सी स्कूल में जाते हैं, तो ऐसा कुछ प्रारूप होगा। ठीक है, संलग्न निर्धारित प्रपत्र में कितने दिन में, भाई 3 दिन में। यहाँ पे दिनांक भी दिया हुआ है कि हमने बात की थी अनुस्मारक पत्र में जो समय का बड़ा ही महत्व होता है, तो उस समय 3 दिवस में भिजवाने का श्रम करें। ठीक है, और करें के ऊपर यहाँ पे बिंदी है। ठीक है, सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, तो ये नहीं के ऊपर बिंदी है, नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति पर विचार करना संभव नहीं होगा। तो इससे क्या है कि यहाँ धमकी भी देती है कि भाई आपको प्रमोशन लेना है तो फिर आपको अपने बच्चों की सूचना समय पे देनी पड़ेगी। अगर समय पे आप सूचना नहीं दोगे तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा। ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्मिक की होगी। अच्छा, आपसे जिससे मांगी गई है आप ही नहीं दे रहे हो सूचना, तो फिर आपकी खुद की दिक्कत है, आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसमें फिर विभाग कुछ नहीं कर पाएगा। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बैठी है तो उससे पहले आपको जवाब देना है। कृपया इसे अति आवश्यक समझे। तो इस जो अनुस्मारक इसीलिए भेजा जा रहा है कि काम अगर अर्जेंट होता है तभी भेजा जाता है ना, बिना काम तो बार बार कौन बोलेगा कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, तो ये वाली बात है। संलग्न में है, संलग्न में तो हम उपयुक्त अनुसार लिखेंगे, पर यहाँ पे संलग्न में संतान संबंधित घोषणा पत्र का प्रारूप जो कि अगले पेज में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पे निर्देशालय ये इनका पद है, और यहाँ पे साइन और पदनाम, नाम और हस्ताक्षर। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे थे, हम फिर से पत्र क्रमांक लिख रहे थे। ठीक है, और पत्र क्रमांक इधर दिनांक लिख रहे थे, और पत्र क्रमांक और इधर दिनांक लिख रहे थे, और इधर हम लोग वापस क्या लिखे थे, प्रतिलिपि। तो प्रतिलिपि में इसमें क्या है कि प्रतिलिपि भेजी जा रही है, 2 उपलब्ध सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य, सूचनार्थ एवं कार्यवाही, आवश्यक कार्यवाही, तो कार्यवाही हेतु। ठीक है, और इसमें क्या है कि 2-3 उल्लेख कर दो। पहली, जिस विभाग को आप भेज रहे हो उस विभाग का उल्लेख कर दो। ठीक है, और दूसरा क्या है कि
हाँ, तो उससे विभाग का उल्लेख कर दो, फिर इस तरह से वापस साइन और नेक्स्ट, ठीक है। और संलग्न में हमने उल्लेख नहीं किया था, ठीक है। और संलग्न में हमें उल्लेख एग्जाम में तो नहीं करना है, पर यहाँ पे इस तरह से नाम है और जन्म दिनांक है बच्चों के बारे में, तो इस तरह से नाम दिनांक लिख के साइन, और ये सारी जो मेरिट के पद और नाम, ये सारी चीजें यहाँ पे लिख के मोबाइल नंबर सहित आप अपना इस तरह से दे सकते हो। हालांकि हमारा जो एग्जाम है उसमें ये नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें बहुत ही टाइम लगता है, और अगर बनाना भी है तो नॉर्मल सा नाम पता इस तरह से बना सकते हो, पर यहाँ तक अपने लिए तो काफी है, इतना ही आपको बनाना है। और ये जो हमारे हमने बात की है, किसके बारे में बात की है, हमने अनुस्मारक के बारे में बात कर ली है। अनुस्मारक का पद फॉर्मेट एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। पर यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे कार्यालय का नाम नहीं है, तो संबंधित लेखाकार, ये पूरे राजस्थान के लेखाकारों की बात हो रही है, तो इसलिए कार्यालय का लिखना जरूरी नहीं है। सभी जिला कलेक्टर को लिख रहे हैं तब भी कार्यालय, पर यहाँ पे कार्यालय का नाम होना आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि हमने कार्यालय के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया था, यहाँ पे है नहीं, तो आपको लगेगा कि ये क्या है, तो ये कार्यालय का नाम ही है, अपने आप में क्या है, जिसको भेज रहे हो उनके कार्यालय का नाम है, या कार्यालय जो संबंधित व्यक्ति है तो उनके बारे में, तो इस तरह से आप ये समझ सकते हो इसके बारे में। और अब हम लोग जो मूल प्रारूप है उसके ऊपर थोड़ी सी 1 मिनट की चर्चा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा देखने के स्तर पे, तो देखने के स्तर पे ये रहा, देख लो इसको, ये इसी फॉर्मेट में हमने काम करना है। और ये एक जो हमारे अनुस्मारक इस तरह से तैयार होगा, और हमारे जो आगे की जो ऐप के ऊपर क्लासेस आएगी उसमें हम खूब सारे अनुस्मारक पत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। हम एक एक फॉर्मेट के ऊपर काफी गहनता से डिस्कस करेंगे, है ना। हमारे टेस्ट सीरीज में हो गए तो उसमें भी हम अनुस्मारक पत्र के ऊपर खूब सारे इस अनुस्मारक पत्र और बाकी पत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे हमारे मेंस में अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। और जो पिछले एग्जाम से हमें खूब सारी कॉपीज है वो मिल रही है ऑनलाइन, उन कॉपीज के ऊपर एनालिसिस करके उनमें किन विद्यार्थियों को ज्यादा मार्क्स मिले, उनकी जो कॉपीज है वो कॉपीज को उस तरह से अलग तरीके से बताएंगे। कॉपीज बताने का तरीका यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग है कि अनुस्मारक बता रहे हो ना, तो अनुस्मारक की कम से कम 10 जो अभ्यर्थी है, जो 10 जो कॉपीज है, उनकी जो अनुस्मारक एक ही विषय के ऊपर अलग अलग लोग कैसी अपनी विचार रख रहे हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे और कॉपीज भी दिखाएंगे। पर ऐसे नहीं है कि सारी कॉपीज एक साथ दिखा दें, नहीं, उसका एक तरीका रहेगा कि अनुस्मारक के ऊपर बात करें तो संबंधित अनुस्मारक की ही कॉपियां दिखाई जाएगी, ताकि आप तुलना करके आप खुद मतलब आइडिया लगा लो कि हमें किस तरह से, हम किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे अपनी क्लास को एंड करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद।